Okay, so good morning friends. So डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी 25 का. सो फर्स्ट पार्ट इज इनकम टैक्स एंड एज एक्सपेक्टेड जो 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है. उसके बाद में 10 मार्क्स के 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस करना है. क्वेश्चन नंबर 2 के 6+4 है, 3 जो है 6+4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 6+4 है और उसके अंदर में ऑप्शन है आपको जो थियरी क्वेश्चन है उसमें. So we will be seeing the GST part right now. Question number 5 onwards. 5, 6, 7, 8. Again इसमें जो question number 5 है वो 10 plus 5 है, मतलब 15 marks का. ये compulsory रहता है. If you read the instructions, question number 5 is a compulsory question. Okay? ये देखिए यहाँ लिखा रहता है, पढ़ लेना कभी भी सेफर साइड पे. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपलसरी एनी टू फ्रॉम द रिमेनिंग 6 to 8. तो 5 का ए और बी दोनों पार्ट कंपलसरी है. एंड आपको दिया है कि जीएसटी लॉ, क्योंकि ये एग्जाम अभी हुई थी जनवरी 2025 में, तो जीएसटी लॉ एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 23 एंड सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशूड अप टू 30 जून 2024. ओके, अब जो मई का एग्जाम आप लोग दोगे तो उसमें ये 30 जून की जगह हो जाएगा 31 अक्टूबर हो जाएगा वो, राइट. 31 अक्टूबर 2024 एंड ये हो जाएगा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024. तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो, राइट. वैसे फाइनेंस नंबर 2 एक्ट के बहुत कम अमेंडमेंट्स 1 नवंबर के पहले से लागू हुए हैं. कई अमेंडमेंट्स 1 नवंबर या 1 नवंबर से ही लागू हो रहे हैं, तो वो सितंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे. सो वो तो अलग से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा. सो दिस इज अबाउट जीएसटी. इनकम टैक्स में भी ये एग्जाम में असेसमेंट ईयर था 24-25. ओके, एंड नोटिफिकेशन अप टू 30 जून 24 वर रेलेवेंट. जीएसटी में अभी आपके लिए इनकम टैक्स का असेसमेंट हो जाएगा 25-26 एंड फॉर मे एग्जाम नोटिफिकेशन अप टू 31 अक्टूबर 2024 शैल बी रिलेवेंट. ऐसा हो जाएगा फॉर द मे एग्जाम. ओके, असेसमेंट ईयर विल रिमेन द सेम फॉर मे, सितंबर एंड जनवरी एग्जाम. ओके, 25-26. तो अब जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन है, एज यू कैन सी 10+5 का फर्स्ट क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड आपको नेट मिनिमम जीएसटी पेबल वाला क्वेश्चन है. मीन्स आपको वेरियस चैप्टर्स का एप्लीकेशन रहेगा, नेट कैश लाइबिलिटी निकालना है. फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रैक्टिकल दिख रहा है, 5+5. ओके, 5+5 6 कर लिया. फिर 7th में इट इज अगेन 5+5 10 हो गया. उतना कर लिया तो काम हो गया. अगर आपने 6 या 7 में से कोई एक स्किप किया तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना पड़ेगा, जो कि यू कैन सी थियोरेटिकल है. ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 राइट नाउ. आपको इसमें नेट मिनिमम जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है. गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन भरूच, गुजरात, engaged in various lines of businesses, provided the following details regarding its transactions made during the month of May 2024. तो आपको दिया है आउटवर्ड या इनवर्ड ट्रांजेक्शंस मिक्स्ड है, एज यू कैन सी. लेट अस सी. सप्लाइड अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप विथ टच स्क्रीन ऑप्शन टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड. सो ये इन्होंने सप्लाई किया है लैपटॉप, ओके, फॉर ₹60,000. ओपन मार्केट वैल्यू एज वेल एज सेल टू अननोन कस्टमर्स was at ₹90,000. So now इस केस में कौन सा वैल्यू लेने का? 60,000. द एक्चुअल कंसिडरेशन, बिकॉज यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, सच ए पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन. ओके, इफ द पर्सन आर डायरेक्टर और एम्प्लॉइज ऑफ वन अनदर्स बिजनेस है. वैसे तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है तो रिलेटेड पर्सन में आ गया, बट उनके फ्रेंड को सेल किया है तो इट विल नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन. रिलेटेड पर्सन नहीं रहा तो हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हैं. रिलेटेड पर्सन रहा तो फिर ये वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू या कुछ. तो वी विल गो अहेड विथ विच, विथ ₹60,000. ठीक है. अब इसमें जीएसटी कौन सा लगेगा, तो ये बच्चे ने भी यहाँ ओटीएल लिख के रखा है. जीएसटी कौन सा लगेगा इसमें? सो इट डिपेंड्स कि ये सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिए. ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर इंट्रास्टेट except where details of place of recipient are given. एंड ये उन्होंने लैपटॉप सप्लाई किया है, तो गुड्स का रेट है 6+6. समझ रहे क्या? तो ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी इसमें 6% + 6%. नेक्स्ट, सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गांधीनगर, गुजरात. ओके, हमने प्रिंटेड लेटर कार्ड्स दिया है उनको.
और लोगो डिजाइन वॉज सप्लाइड बाय एमके इंडस्ट्रीज, लोगो उन्होंने डिजाइन दिया। आउट ऑफ ₹5 लाख मटेरियल कॉस्ट वॉज 4 लाख एंड बैलेंस वॉज प्रिंटिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, इसको किस चीज का सप्लाई मानेंगे, गुड्स का या सर्विसेज का? गुड्स का। तो हम लोग ने इससे संबंधित एक चैप्टर नंबर बी में सर्कुलर देखा है, राइट? प्रिंटिंग के केस में मेन यहाँ पर सप्लाई मटेरियल का है। सो ₹5 लाख का सप्लाई हुआ। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगेन इंट्रा स्टेट, क्योंकि गुजरात में सप्लाई किया है, हम भी गुजरात के ही हैं। क्या लगेगा इसमें? 6 + 6% CGST प्लस SGST। गुड्स का रेट 6% है और सर्विसेज का रेट 9% है। समझ रहे क्या? हैड इट बीन प्रिंसिपली द प्रिंटिंग सर्विस तो बात अलग होती थी। यहां पर मेन सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ लेटर कार्ड्स, ओके, इवन द लोगो डिजाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम देम, बट इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। देन provided services of transportation of passengers by an omnibus through an e-commerce operator। हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड किया omnibus के थ्रू, बट थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जामिशन में तो है ही नहीं। क्या लिखा है? कौन रजिस्टर्ड है? ये पर्सन, इसलिए दिस पर्सन इज लायबल, अदरवाइज ई-कॉमर्स ऑपरेटर वुड हैव बीन लायबल। देखिए, अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं ओमनीबस वाला सर्विस, तो उसका एक एक्सेप्शन है। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है ऐसा नहीं है, सप्लायर अगर कंपनी है तो इन दैट केस ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे चार्ज नहीं आएगा, सप्लायर पे चार्ज आएगा। सो ये वाले केस में चार्ज किस पे आएगा? सप्लायर पे, 9 + 9। ओके, देखिए अपने रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर C, देखिए ये रिवर्स चार्ज है, सेक्शन नंबर 9(5) देखना है हमको। तो देखिए सेक्शन 9(5) में लिखा है, ये 1A अलग से आया था बाद में, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस वेयर ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल बट except where the person supplying such service is a company. Okay, if the supplier is a company, then tax will be paid by the company itself under forward charge. So therefore क्या होगा इस केस में? इस केस में the liability will be on the company, private limited लिखा है ना, so 9 + 9% because it is a service, transportation of passenger service. Then provided catering services to Excel University of Patna, Bihar, which is recognized by UGC for granting recognized qualification. Exempt लगता है ना, services provided to education institution, but exempt है नहीं, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन या एडमिशन से संबंधित सर्विसेज अगर कॉलेज को दिया है, यूनिवर्सिटी को दिया है, या ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, तो एग्जेम्प्ट है वो। केटरिंग सर्विसेज तभी एग्जेम्प्ट है जब वो स्कूल को दिया है तो। सो दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट ये, लेकिन अब पटना बिहार वाले को सप्लाई किया है, सो इसमें IGST लगेगा एंड सर्विस है, इसलिए एट द रेट ऑफ 18%। क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने दिया, एक ही एंटिटी इतने सारे अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज कर रही है क्वेश्चन के पर्पस के लिए, समझ रहे क्या? दिस विल बी ऑल्सो लीडिंग टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अभी तक तो ये चारों आइटम जो हमारे सप्लाई वाले ही थे, आउटवर्ड सप्लाई थे, समझ रहे हो क्या? इट विल बी टैक्सेबल हैड इट बीन केटरिंग सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज थी? सप्लाई टू स्कूल वाले जो एग्जाम थे, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी provided in the premise, these were exempt if they were provided to a school. Then examination or admission if provided to any educational institution, and online educational journal if provided to colleges or university etc. ये वाले केस में, so this would be therefore taxable and there is no question of reverse charge here, it will be covered under forward charge. Then made supply of goods in the territorial waters to Blue Waters Inc. registered in the state of Maharashtra. Such place of territorial water के अंदर में जाके गुड सप्लाई किया है, ओके, किसको? ब्लू वाटर्स इंक नाम के एंटिटी को, जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। सच प्लेस ऑफ टेरिटोरियल वाटर was a distance of 5 nautical miles to the baseline of coastal state of Gujarat and 7 nautical miles to the baseline from the coastal state of Maharashtra. गुजरात में सप्लाई क्या मानेंगे? तो इंट्रा, एक प्लेस ऑफ सप्लाई
चैप्टर नंबर F। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई is in the territorial water, then it will be the place of supply shall be deemed to be in the coastal state. But इस बार देखिए हम लोग गुड सप्लाई कर रहे हैं, ओके। दिस इज बीइंग सप्लाइड, इज इट बीइंग सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन? यस, गुड्स आर बीइंग सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में क्या रहता है, हमने देखा है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ द प्लेस वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। अब प्लेस कहां पर डिलीवर किए हैं ये वाले गुड्स हमने, वी हैव डिलीवर्ड देम इन टेरिटोरियल वाटर्स। तो वो वाटर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कौन सा स्टेट मानेंगे? गुजरात। सो इट विल बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। बच्चे ने सही लिखा है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी गुड्स है, इसलिए रेट विल बी 6+6। समझ आ रहे हैं? तो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी इसमें मिक्स कर दिया, एग्जेम्पशन चैप्टर भी मिक्स हो गया, सेक्शन 9(5) भी आ गया, ठीक है, और चैप्टर बी भी आ गया। बेसिकली क्या क्या आ गया है यहाँ पर? वैल्यूएशन वाला चैप्टर आ गया है, चैप्टर ई, चैप्टर बी, चैप्टर सी, चैप्टर डी, और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर एफ। सारे चैप्टर का एक एक आइटम आ गया अभी तक। तो फिर अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर, आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें आउटपुट लायबिलिटी तो नहीं आएगी, आईटीसी के बारे में आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का चैप्टर नंबर जी। लगातार हर चैप्टर से एक एक आइटम पूछ लिया उन लोगों ने। ऑब्वियसली कंपोजिशन स्कीम से परचेज किया तो आईटीसी नहीं मिलता। चैप्टर सी में भी लिखा है वाली बात। तो फर्दर लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग इनवॉइसेस an accountant identified an invoice dated 31st March 2024 issued by Mr. Mahajan, whose residential house was taken on rent for MD of the company for his residential use. The invoice for rupees 50,000. No payment was made for this invoice. बताइए, ये कंपनी ने पे किया है, ओके। इनवॉइस इशू किया है हमको मिस्टर महाजन ने, मतलब मिस्टर महाजन के हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है। हम कौन है? हम है कंपनी गैलेक्सी क्यूब समथिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो कंपनी इज द रेसिपिएंट। अब इसमें एग्जेम्पशन कब था? जब रेसिपिएंट वाज अ प्रोप्राइटर, वाज एन इंडिविजुअल एंड टेकिंग इट फॉर पर्सनल यूज, जैसा हमने एमसीक्यू में देखा था। सो इस केस में तो इट विल बी टैक्सेबल। एंड बिकॉज सप्लायर यहां पर एक इंडिविजुअल है जो कि उसने एक्सक्लूडिंग टैक्स इनवॉइस बनाया है, मतलब वो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में क्या रहेगा? रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल रहेगा ऑन द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, राइट? रिवर्स चार्ज लायबिलिटी विल अराइज। नाउ द इनवॉइस इज डेटेड 31st March and we are talking about month of May, so then we have to think about time of supply. Time of supply in case of services रिवर्स चार्ज में है तो क्या होता है? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट और 61 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट तो अभी तक के किया नहीं है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो 31st March में 60 days प्लस 1 day करो, 31st May आता है, अप्रैल के 30 दिन और मई के 31 days, 31st May आ रहा है, तो इसकी लाइबिलिटी एक्चुअल में भी अभी ही अराइज होगी। इसका प्लेस ऑफ, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इन द मंथ ऑफ मई। समझ रहे क्या? इसका टाइम ऑफ सप्लाई मई रहेगा, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई से भी पूछ लिया उन लोगों ने आपको, इसके बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड इसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है और उसका आप क्रेडिट भी ले सकते हो। दिस विल बी लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसका फिर आप आईटीसी ले सकते हो। समझा? सो ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी चैप्टर उन लोग ने चीजें हमको पूछ लिया है। आईटीसी से संबंधित ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही आइटम है जिसका आईटीसी मिलेगा, है ना, ये वाला, ये 9+9। इसमें भी क्या, कौन सा रेट लगेगा? 9+9। सो बाकी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ उन लोग ने टेस्ट कर लिया है। सो यू कैन नॉट स्किप एनी चैप्टर एंड जस्ट टेक अ रिस्क इन द एग्जाम, क्योंकि एक तो एमसीक्यू भी कितने 15 मार्क्स का एमसीक्यू कंपलसरी है, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब देखा जाए तो आपका 50 मार्क्स का जीएसटी है, उसमें से 30 मार्क्स तो कंपलसरी पार्ट हो गया, रिमेनिंग 20 मार्क्स में आपको फिर ऑप्शन है कि 30 में से कोई 20 करो, तो उसके लिए आप कुछ स्किप तो नहीं कर सकते। सो इसको हम लोग अगर हमको लाइबिलिटी निकालना है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी, स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी में ये लिख के डैश कर देंगे, इसका कुछ आईटीसी नहीं मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं है आईटीसी का, और इसका आईटीसी ले सकते हैं। कितना आईटीसी है इसका? 50,000 का 9%, 4,500, 4,500 आईटीसी ले सकते हैं। बट ऑल्सो रिमेंबर टू ऐड दिस
इन द लाइबिलिटीज एट द एंड, ठीक है, बिकॉज भले ये टैक्स को हम लोग कैश में, ये टैक्स को हम लोग आईटीसी से पे नहीं कर सकते, लेकिन लाइबिलिटी में तो जुड़ेगा ना अल्टीमेटली. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो यहाँ पर मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ, ये शॉर्ट में क्या करेंगे हम लोग, हमारा वर्किंग नोट टाइप का है ये स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी, क्योंकि हमको मेनली क्या पूछा है, मेनली तो हम लोगों को पूछा है उन लोगों ने अबाउट द मिनिमम नेट मिनिमम लाइबिलिटी. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी. IGST, CGST एंड SGST. सो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए फुल फ्लेजेड जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको सारे चैप्टर से पूछ ले, और आखिरी में पेमेंट का भी तो इम्प्लीकेशन आएगा कि आपको कौन सा क्रेडिट कहाँ यूटिलाइज करना है. अब इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, वी विल स्टार्ट विथ पहला, ऑन सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन फ्रॉम डीके एंड कंपनी ऑन गुड्स परचेज फ्रॉम डीके एंड कंपनी कंपोजिशन डीलर. तो इसमें आपको पता है कि आईटीसी नहीं मिलता है, तो उसके बारे में देखो, यहाँ तो यहीं पर लिख दो ब्रैकेट में आईटीसी नॉट अवेलेबल इफ परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर अंडर सेक्शन 17(5) भी ये चीज मेंशन्ड है, और या तो फिर उसका नोट नंबर लिख करके आप नीचे नोट लिख दो उसका, यहीं पर लिख सकते हैं. ओके, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल. एंड दूसरा ये कौन सा है, ऑन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी पेड, ऑन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट. रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी हमने पे किया, कितना पे किया, तो 4500. कैलकुलेशंस आर इजी एंड इट विल बी ऑब्वियसली, वी विल अज्यूम दैट ये इंट्रा स्टेट ही है. 50,000 का 9%, 4500 ईच. तो ज़्यादा आईटीसी का बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं पूछा है आपसे, आपको इनवॉइस मिल गया था, आप सर्विसेज ले लिया है, टैक्स भी रिवर्स चार्ज में हम 31 मई के हिसाब से उसको इंक्लूड कर रहे हैं लाइबिलिटी में, उसका क्रेडिट ले सकते हैं. सो टोटल आईटीसी अवेलेबल इज ₹4500 of CGST as well as SGST. That is ITC available. फिर हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ GST लाइबिलिटी. दिस इज द मेन आंसर. आउटपुट टैक्स GST लाइबिलिटी, इसमें पहले हम लोग सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की बात करेंगे, उसमें से आईटीसी एडजस्ट करेंगे, और लास्ट स्टेप पे हम लोग रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी भी ऐड कर देंगे. तो ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट. अगेन IGST, CGST एंड SGST. एक केस में IGST भी आने वाला है, जो पटना वाली यूनिवर्सिटी को सप्लाई किया है हमने, ठीक है, समझ रहे हैं ना. ये स्टेटमेंट ये वर्किंग नोट टाइप का है, ये क्लोज हो गया, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर. फिर यहां पर आप देखो, आपकी पहली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है ऑन सप्लाई ऑफ लैपटॉप, ऑन सप्लाई ऑफ लैपटॉप. तो आपको लिखना पड़ेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, देयरफॉर वी कैन टेक द ट्रांजैक्शन वैल्यू. सो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ₹60,000, तो 60,000 पे 66%, 3,600 CGST and 3,600 SGST. Then supply of letter cards, printed letter cards. So आपको लिखना पड़ेगा, देखिए ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं लिख रहा हूँ उस चीज़ के. सप्लाई ऑफ लैपटॉप में मैंने आपको क्या बताया, that this is not a supply between related persons, therefore we can take the transaction value. फिर printed letter cards, it will be considered as a supply of goods,
because the principal component here is the supply of letter cards and only logo is being used, okay, as supplied. तो प्रिंटिंग चार्जेस पे सेपरेट वो नहीं लगेगा. इट इज केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, राइट, एंड प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स. देयरफॉर रेट कौन सा लगेगा? गुड्स वाला, जो कि 6% है. एंड अगेन द सप्लाई इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो 5 लाख पे लगेगा पूरे अमाउंट पे. 5 लाख पे 6% ईच कितना होता है? 30,000. 30,000 CGST and 30,000 SGST. Supply of goods. Then provided services of transportation of passengers by an omnibus through e-commerce operator. ये बिल्कुल अमेंडमेंट वाला ही पोर्शन था ये omnibus. देखिए ये अमेंडमेंट है, वन ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट्स. तो इस पे उन लोगों ने पूछ लिया. सो ऑन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू omnibus, इसमें भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही मानेंगे हम लोग, बट ये सर्विसेज है एंड इट विल बी लाइबिलिटी इज ऑन द कंपनी. सप्लायर कंपनी है हमारी. सो कितना अमाउंट है? 12,58,000. वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल दीज वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्स. लिखा ही होगा ना, लिखा है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में, ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. सो 12,58,000 का 99%, 1,00,000, 220, 113,220, 9% each. ठीक है, ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू omnibus. Okay, the liability does not arise on e-commerce operator. This was an exception. अगर ये उसके अलावा और कोई मोटर कैब वगैरह रहती थी तो फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे लाइबिलिटी आती थी. Then on providing catering services, this is also not exempt. On catering services to University of Patna, जो भी एक्सेल यूनिवर्सिटी नाम है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पटना. नाउ अगेन हमने सर्विसेज केटरिंग सर्विसेज है, ये इनको कहाँ पर प्रोवाइड किया होगा? पटना. ओके, विच इज रिकॉग्नाइज्ड. तो इसको इंटरस्टेट सप्लाई मानना ही चाहिए हमने, राइट. सो 18%. कितना अमाउंट है? 2,12,000 का 18%, 38,160. 160 सही लिखा है. तो ये हो गया आउटवर्ड सप्लाई. और एक तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, वो लिखना पड़ेगा हमको. एंड दिस वन ऑल्सो इज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाई टू ब्लू वाटर्स इंक. जिसको सप्लाई किया उसका भी नाम वाटर्स ही. ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स. It will be considered as a supply made in Gujarat because this supply is made in those waters which are nearest to the coastal state of baseline of coastal state of Gujarat, 5 nautical miles है. So इसलिए इसमें इंट्रास्टेट सप्लाई मानेंगे. इंट्रास्टेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई as well as location of supplier both are in Gujarat and recipient is registered in the state of Maharashtra. So इसको हम लोग मानेंगे place where the delivery is made. So 6%, 4,50,000, 27,000 each, right. So these are the output tax liabilities. अब ये स्टेटमेंट लंबा चलेगा, आपके पास जगह होगी तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए. अब ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज है हमारी, ऑल दिस. तो मैं इसको ऐड अप कर रहा हूं और बोल रहा हूं टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 38,160
एंड CGST SGST का कितना है बताइए? 1,71,000, 73,820। ठीक है, अब इसमें से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं पेड यूजिंग ITC। रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी को मैं लास्ट में ऐड करूंगा। ओके, पेड यूजिंग ITC। नाउ यू हैव ओनली ITC ऑफ CGST एंड SGST, तो आपको पता है कि कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं। 4,500 CGST का पहले CGST के अगेंस्ट में यूज हो सकता है, एंड 4,500 SGST का SGST के अगेंस्ट में पहले यूज होगा। इसमें कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। IGST का तो कोई क्रेडिट है भी नहीं है। तो ये रहेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेएबल बाय कैश 38,160। इसमें से 4,500 कम कर दीजिए, 1,69,320 दोनों का। अब इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा? रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी ऑन renting of residential dwelling, renting of residential flat. It has been covered under the section 9(3) वाली notification number 13/2017 है ना, उसमें covered है। तो reverse charge liability is there. If the recipient is registered, then he has to pay tax under reverse charge. So 4,500 each. And the calculation is simple. 5 lakh into 9%. 5 lakh था, 50,000, 50,000, 50,000 into 9%। तो इसको ऐसा ऐड क्यों करना पड़ेगा अलग से? क्योंकि ये वाला पोर्शन में से आप ITC एडजस्ट नहीं कर रहे हो। आप ITC एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से, तो यहाँ पर तो सफिशिएंट है। सो अल्टीमेटली ऐड होकर के आपको सेम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट GST लाइबिलिटी टू बी पेड बाय कैश। जो आपका पॉइंट नंबर A में आंसर आया था वही E में आएगा, क्योंकि देखो ना, उतना ही आइटम माइनस हो, उतना ही बाद में ऐड बैक हो गया। सो 38,160 एंड 1,73,820, 1,73,820। सो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ आपको एप्लीकेशन पूछ लिया है उन लोगों ने। दैट इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, प्रिंटेड लेटर कार्ड्स, कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू ओमनीबस जो है, ये कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड नॉट द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। Catering services are not exempt if provided to university, would have been exempt if provided to school. Supply in territorial waters will be considered as a supply where the goods are delivered. Now, goods are delivered in territorial waters, so place of supply is territorial waters, and it will be considered to be the state of which the nearest baseline is there from the territorial waters. तो गुजरात, इसलिए इंट्रा स्टेट माना। ओके, एंड देन ये तो आपको पता है, CGST का क्रेडिट CGST के लिए पहले यूज होता है, SGST का SGST के लिए यूज होता है, एंड देन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। तो ये सारी चीजें आती है। दिस इज द आंसर। इज दैट ओके एवरीबॉडी? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5A। 5 का A पार्ट हुआ ये, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट, वो भी कंपलसरी है। Gamma Multiplex registered in the state of Punjab gives the following offers for booking movie tickets. पूछा क्या है? You are required to determine the following by explaining the relevant provisions. Rate of GST to be applied when combo supply. रेट कौन सा रहेगा? आपको अलग अलग रेट्स दिए हैं। एंड रेट व्हेन स्नैक्स आर सोल्ड इन मल्टीप्लेक्स, एंड ग्रॉस GST पेएबल। ओके, सो यहाँ पर इट्स बेस्ड ऑन दैट सर्कुलर विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर B। मूवी सिनेमा हॉल में अगर आपको स्नैक्स एंड बेवरेजेस भी सप्लाई करते हैं, तो उस केस में कौन सा रेट लगेगा, इसका सप्लाई मानेंगे? क्या मानते हैं इसको? कंपोजिट सप्लाई सिनेमा वाला, अगर कॉम्बो में है तो, राइट। टिकट ओनली है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। कॉम्बो ऑफर है तो
उसमें 200 रुपये टिकट का है, 150 स्नैक्स का, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्बो ऑफर है, इट्स अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई विच इज नॉर्मली डन। तो 350 रुपीज पे क्या लगेगा, टिकट वाला रेट, ये एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा वाला रेट 9918, एंड स्नैक्स पे स्नैक्स ओनली, इफ इट इज इंडिपेंडेंटली ओनली स्नैक्स सप्लाइड तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे। 250 रुपीज पर टोकन, स्नैक्स क्वांटिटी विल बी मोर, उससे अब उससे क्या करना है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो ऊपर 150 रुपये का स्नैक्स है या 250 का स्नैक्स है, तो स्नैक्स क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी बोल रहे हैं, हमको रेट से मतलब है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या आपको, ये चार्जेस है उसके, प्राइसेस चार्ज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24 Gamma Multiplex situated in Punjab made the following supplies: 10,000 tickets under the combo offer, or 2,500 tickets only, and 1,000 tokens of snacks only। ठीक है, जीएसटी रेट्स आर दिस। तो वेरी सिंपल, बताइए ये 10,000 टिकट्स पे, तो मैं इसका आंसर का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको पहला क्या पूछा है, कॉम्बो सप्लाई में कौन सा रेट लगेगा बताइए, 9 प्लस 9%, 9% प्लस 9%, कॉम्बो वाले में द प्रिंसिपल सप्लाई इज दैट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, सिनेमा वाला रेट लगेगा इसमें। देन नेक्स्ट पूछा है रेट ऑफ जीएसटी व्हेन स्नैक्स आर सोल्ड इन मल्टीप्लेक्स, स्नैक्स अगर सेल किए जा रहे तो 2.5 प्लस 2.5%, ओके, एंड ग्रॉस जीएसटी पेएबल, तो आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये अमाउंट पर पर्सन या पर टोकन को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 10,000 टिकट्स अंडर कॉम्बो ऑफर, सो 10,000 इंटू 350, ठीक है, इंटू 99%, इंटू 9% सीजीएसटी एंड 9% उतना ही रहेगा एसजीएसटी। तो बताइए 10,000 का 350, 35 लैक्स, हाँ, इंटू 9%, 3,15,000, तो 35 लाख आ रहा ना वैल्यू ऑफ सप्लाई, 3,15,000 ईच। देन 2,500 टिकट्स ओनली, एक टिकट कितने की है, 200 रुपए की है, तो 2,500 इंटू 200, 5 लैक्स, 5 लाख का 9% ईच, 45,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, समझ रहे क्या, एंड 1,000 टोकन्स ऑफ स्नैक्स ओनली, सो स्नैक्स का रेट लिखा है 250 पर टोकन, और उस पर हमने जीएसटी का रेट क्या माना है 2.5, तो 1,000 इंटू 250 इंटू 2.5 कितना होता है 6,000, 6,250 आफ्टर कैलकुलेटिंग, इतना छोटा सा 6,250 एंड 6,250, दैट्स इट। सो दिस इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटीज। क्वेश्चन में आईटीसी वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है, कितना है बोलो, 3,66,250 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इतना बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा बिकॉज ऑल दी सप्लाईज विल बी कंसिडर्ड टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाईज। बोलो इजी है ये पूरा, बढ़िया था ये, 5 मार्क्स का मतलब कि बोनस था, बट यू शुड मेक श्योर कि कॉम्बो वाला रेट अपन गलत ना लगा दे। कोई बच्चे अगर ये 200 पे टिकट वाले पे 9% और इस पे 2.5% ऐसा लगाने जाएंगे तो गड़बड़। यू शुड अंडरस्टैंड कि कॉम्बो ऑफर रहता है तो या तो उसको कंपोजिट सप्लाई मानते हैं या तो मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई जब दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, यहां पर तो क्लियरली टिकट वाला सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, एंड इससे संबंधित चैप्टर बी में एक सर्कुलर था भी, हम लोग ने देखा था सप्लाई वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, यस, ये वाले में, हाँ, व्हेन स्नैक्स आर सोल्ड, हाँ, आप अगर लिखोगे स्नैक्स इज सोल्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बो सप्लाई तो ऊपर वाले में आ ही गया है, तो इसका मतलब ये स्नैक्स आर सोल्ड मतलब वो स्नैक्स अगर इंडिपेंडेंटली सेल हो रहे हैं तो फिर उसको तो यही वाला रेट लगेगा, ऊपर तो कॉम्बो ऑफर में तो आ ही गया ना ऊपर उसके बाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6A, इसमें आपको पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय नूतन लिमिटेड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस फॉर द मंथ ऑफ जून 2024, रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर।
रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी पूछा है सिर्फ। ओके, रिवर्स चार्ज में कितना जीएसटी आ रहा है? रेट इज 1899। ओके, टर्नओवर इज 67 lakhs फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो बताइए, Newton Limited was a registered person in Indore, Madhya Pradesh. Provides the details of the following transactions. तो ये आपको टोटल 4 ही आइटम है, चारों में से आपको बताना है किस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा है। पहला, paid remuneration to Mr. Madan for the services rendered by him in the capacity of a director. Company deducted TDS under section 192 salary, ये इनकम टैक्स एक्ट है, और 194J प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। दोनों में ग्रॉस पेमेंट मेड वर 8,50,000 एंड 11,50,000 रिस्पेक्टिवली फॉर सैलरी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इंट्रा स्टेट है, क्लैरिफाइड है। तो प्रोफेशनल वाले पार्ट पे जीएसटी लगता है, सैलरी वाले पार्ट पे तो लगता ही नहीं। अब सवाल ये कि रिवर्स चार्ज में कवर्ड है क्या? यस, इट्स अ कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को डायरेक्टर फीस देती है, सो इफ इट इज गिवन इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, तो वो तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पर सिर्फ 11,50,000 पे 9% लगेगा, है ना, 9% का CGST और उतना ही 9% का SGST। कितना होता है? 1,03,500। कितना CGST और उतना ही SGST। समझ रहे ना? आपको वो 8,50,000 के लिए बोल देना पड़ेगा, इट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई बिकॉज इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश फॉर इट्स प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सेम स्टेट विच वॉज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। बताइए, इंडियन रेलवेज को हमने उनसे कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, उसका रेंट दिया है, इज इट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज? क्या लगता है? सो इंडियन रेलवे से हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज वाली कैटेगरी से एक्सक्लूडेड है। इफ यू रिमेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज भी एक्सक्लूडेड है, इंडियन रेलवे वाले भी एक्सक्लूडेड है। सो इट इज नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, नॉट लायबल टू रिवर्स चार्ज। बस, ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है वो सवाल नहीं उठ रहा है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है। ये रिवर्स चार्ज वाला ये चैप्टर से तो काफी पूछ रहे हैं इन लोगों ने। ये देखिए पेज नंबर C.5 पे, इफ यू हैव ब्रॉट द बुक, उसमें लिखा है सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, ओके, एक्सक्लूडिंग सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये क्लियरली एक्सक्लूड हो रहा है, राइट? और अगर आप प्रिंटिंग वाले सर्विस में जाओगे उसमें भी वो एक्सक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, क्लियरली। So it is not covered under reverse charge. Then next, paid to XYZ Security Private Limited, private limited वाली security company है, for providing security services to its warehouses across the state. Security agency is not registered under GST. Reverse charge, reverse charge। देखो एक बार चैप्टर नंबर C का अपना जो चार्ट था उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि द सप्लायर शुड बी नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये देखिए, सिक्योरिटी पर्सनल सप्लायर अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। आपको बोला भी था ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना उस समय। तो अगर सिक्योरिटी पर्सनल सप्लायर अगर खुद एक कंपनी है तो हम भले हम भी कंपनी है तो उसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कैप्स का भी एग्जांपल दिया था आपको। सो इन दैट केस रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा बेटा। देखो आपके ये वाले पॉइंट में भी लिखा होगा पेज नंबर 7 पे, सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो देयरफॉर इट विल बी नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें मैक्सिमम बच्चे रिवर्स चार्ज लिख के आए होंगे, सो इट इज नॉट लायबल टू रिवर्स चार्ज। क्योंकि अपन क्या देख करके भावुक हो गए कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी इज नॉट रजिस्टर्ड, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। द एजेंसी शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, तभी रिवर्स चार्ज लगता है। तो अभी तक ये क्या आया है आइटम। एंड लास्ट, पेड फी टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सर्विसेज सप्लाइड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल अथॉरिटी। आई एम हियरिंग द वर्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम समबडी। अगर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट से सर्विस मिलती है क्या हमेशा एग्जेम्प्ट होती है क्या?
बिजनेस एंटिटी को मिल रही है ना सर्विस, हम तो एक बिजनेस एंटिटी है, हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 67 lakhs है, सो वी आर ऑल्सो लाइबल टू रजिस्टर, तो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है फिर? फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, 5,000 से कम है, तो देयरफॉर इट विल बी एग्जेम्प्ट। और कोई भी एक्ट में अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट्री लाइसेंस या ऐसा कुछ का फी पे करना पड़ता है तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्पशन चैप्टर में थी एक दो बातें जो थी, सो देखिए, इवन एक बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया है, देखिए ये पॉइंट यहां पर था पेज नंबर D.6 पे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹5,000, उसमें एग्जेम्प्ट हो गया। ओके, और इससे संबंधित और एक पॉइंट दिया है, काफी आगे है, सीरियल नंबर 60 के आसपास में, और एक पॉइंट इससे संबंधित दिया है कि अगर कोई गवर्नमेंट को आप कोई लाइसेंस वगैरह के लिए पे कर रहे हो, 61 में तो ये सब है, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, इफ इट इज गिवन अंडर एनी लॉ, तो वो टैक्सेबल रहता था अदरवाइज। ठीक है, इसमें सिर्फ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस वाले एग्जेम्प्टेड है। ओके, ये अभी क्यों एग्जेम्प्ट है रहेगा ये वाला आइटम, क्योंकि ये 5,000 से कम है, वैल्यू इज लेस देन ₹5,000, देयरफॉर दिस इज एग्जेम्प्ट। तो फाइनली हमारा आंसर वही आएगा जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट कर लिया था, 1,03,500 एंड 1,03,500। सो बाकी के केसेस में सेकेंड और थर्ड में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, और फोर्थ वाले में एज यू कैन सी एग्जेम्प्ट है, द वैल्यू इज नॉट मोर देन ₹5,000। इज दैट ओके? So this is the answer for 5 marks, question number 6A. Then determine the place of supply, 5 marks का क्वेश्चन है, इसमें टोटल सिर्फ 2 ही आइटम है, बताइए। इंडिपेंडेंट केसेस, ब्रीफली स्टेटिंग द प्रोविजंस, मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ सप्लाई से ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है केस स्टडी बना के, तो अभी मैं इन दोनों को भी नोट्स में लेके मतलब रिप्लेस कर दूंगा जो नोट्स के एग्जाम्पल है उसकी जगह पे। मार्क्सी फार्मास्यूटिकल्स रजिस्टर्ड अंडर GST एट जयपुर राजस्थान, हायर सरगम इवेंट्स LLP रजिस्टर्ड अंडर GST एट सागर मध्य प्रदेश फॉर इट्स एनुअल इवेंट टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात, बताइए क्या रहेगा? गांधीनगर गुजरात, द प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। मार्क्सी फार्मास्यूटिकल ने हायर किया है, सो द रेसिपिएंट हिमसेल्फ इज रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इट इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ये देखो कहाँ गया प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये वाला चार्ट हमने देखा था, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। कौन सा वाला सप्लाई है ये? इवेंट मैनेजमेंट वाला सप्लाई हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखो आपको वो दिया होगा उसका, ये पेज नंबर 9 पे, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सो बहुत इजी है यहां पर हम लोगों को ट्रिक होना। ओके, so we have to see if the recipient is registered, then in many places it becomes the location of the recipient। तो ये आ गया। हमने पहले केटरिंग वाला क्वेश्चन का आंसर दिया था पटना यूनिवर्सिटी वाला, तो उसमें डेफिनेटली लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, ओके, बट यहां पर इट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है ना, नॉट द प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। तो ये इवेंट की टिकट के एडमिशन एंड एंसिलरी सर्विसेज में था, प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, बट ये अभी हमने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया है, ओके, फॉर इट्स एनुअल इवेंट वी हैव हायर्ड सरगम इवेंट LLP, तो वी आर कंसिडरिंग कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज जयपुर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, जयपुर राजस्थान। हैव वी डन अ केस रिलेटेड टू दिस? वी शुड हैव किया होगा हम लोगों ने,
इवेंट मैनेजमेंट, ये देखिए, ये रहा पेज नंबर F.14 पे, मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट ऑफ अहमदाबाद एट मुंबई। तो भी अहमदाबाद हमने माना था क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, समझ रहे हो, उसके लिए मॉरिशस में क्या, तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड। तो अब इसकी जगह पर मैं ये पॉइंट नंबर 13 की जगह पर वो एग्जाम्पल डालूंगा एग्जाम का, ये जो क्वेश्चन है, तो द आंसर इज राजस्थान, समझ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज PSL लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन चंडीगढ़, पंजाब, orders from CMR Limited, a registered person in Ranchi, Jharkhand, for delivery of goods to MHT Limited, a registered person in Ranchi, Jharkhand। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि CMR लिमिटेड को PSL लिमिटेड ने ऑर्डर दिया कि तुम डिलीवर किसको करो, MHT को। ये कौन सा टाइप का केस हो गया, बिल टू शिप टू। ए जब बी को बोलता है कि तुम सी को गुड सप्लाई करो, तो there are actually two supplies here, supply by B to A and supply by A to C, इसको इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। सो क्या हो जाएगा देखिए, आपको बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बोथ द अबव सप्लाईज मेड बाय CMR लिमिटेड एज वेल एज PSL। बोलिए क्या करेंगे, CMR ने किसको सप्लाई किया, PSL को, लेकिन गुड्स कहाँ डिलीवर हुए, MHT को, MHT जो कि झारखंड में है, CMR भी झारखंड में है, और ये कहाँ है, पंजाब में है, ओके पंजाब में। तो पहला बिल ये इसको बनाएगा और दूसरा बिल ये इसको बनाएगा। तो बताइए CMR ने जो बिल नंबर 1 बनाया उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, पंजाब, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिस इवन दो गुड्स आर फिजिकली नॉट डिलीवर्ड हियर, याद आ रहा है क्या। For invoice number 1, place of supply will be Punjab, and for invoice number 2, prepared by PSL to MHT, Jharkhand, location where the goods are actually delivered, तो झारखंड। आपको सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है वो सब नहीं पूछा है। बाय द वे ये दोनों सप्लाई इंटरस्टेट हो जाएंगे इफ यू ऑब्जर्व, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर दूसरा स्टेट रहेगा ना एज कंपेयर टू द प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर इनवॉइस 1 इट इज पंजाब, एंड फॉर इनवॉइस 2 इट इज झारखंड। ठीक है, ये बच्चे ने भी ऐसा ही कुछ बनाया है, STR कुछ तो भी लिखा हुआ है, लेकिन समझ गए ना आप। सो इट विल बी, अब ये ऐसा कवर्ड है क्या अपने इसमें बिल टू शिप टू गुड्स वाले केसेस में, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जांपल्स में था। क्या, मिस्टर एक्स सप्लायर रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश आस्क वाई ऑफ अहमदाबाद टू डिलीवर वॉशिंग मशीन टू जेड ऑफ जयपुर। तो दो सप्लाईज थे, याद है क्या, और इसका एग्जाम्पल भी था यहाँ पर बिल टू शिप टू में, इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर क्लियरली, है ना, ये हम लोग ने देखा था, नोट्स में भी देखा था इस वाला। सो इसमें देर आर टू सप्लाईज, सप्लाई बाय वाई टू एक्स विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एक्स, सप्लाई बाय एक्स टू जेड विल बी द लोकेशन ऑफ डिलीवरी, जेड को कहाँ दिया है वो लोकेशन, बिल टू शिप टू वाले केस में। सो अब देखिए ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, सो वी कैन से कि ये फार्मास्यूटिकल वाला 2 मार्क्स का होगा और ये 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसमें 2 सप्लाई आ गए ना, 2 + 3 ऐसा उस टाइप का, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट, ओके। तो यू कैन नॉट से कि अभी तक की कुछ थियरी पूछा जीएसटी में, ये सारा प्रैक्टिकली था, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट प्रोविजंस दैट वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7 का भी ए पार्ट तो प्रैक्टिकल टाइप का दिख रहा है, बी पार्ट इज थियोरेटिकल नो डाउट। ए पार्ट देखते हैं, रामेश्वर इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन द स्टेट ऑफ आसाम, इट मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आपको पूछा है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से अभी तक कुछ आया नहीं था, अभी आ गया। व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट, पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड, एंड टाइमलाइन विद इन विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हमारी किताब में। बताइए बिजनेस स्टार्ट किया 14 मार्च को, टर्नओवर एक्सीडेड 10 लाख, उससे फर्क पड़ेगा आसाम में है तो 10 lakh is for only Ma, Me, 3 states, not for this, not relevant. 20 lakhs, it is making only intra-state outward supply in the state of Assam.
बताइए। 40 लैक्स होता है किसी किसी के लिए, और गुड्स का ही सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स। असम में 40 होता है कि 20 पे रुकते हैं? 40 होता है। 20 लैक्स मामी त्रीना, यूएस में आप एंड पीटी, उसमें जे एच ए जो है वो कवर्ड नहीं है। समझ रहे क्या? सो वी विल गो विथ 40 lakhs. This is the date when he was liable. Date when he became liable. Date of liability to register. So बताइए, फिर he should apply within how many days? 30 days. 28 अप्रैल से 30 दिन के अंदर, उसने तो 15 मई को अप्लाई कर दिया। So applied within time? Yes. So registration grant हुआ 29th मई को। So effective date पूछा है 28th of April 2024। रेगुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड नाउ? 20th अप्रैल अप टू 29th मई। करेक्ट। आज ही हमने उसके बारे में पढ़ा, फर्स्ट रिटर्न। वो पीरियड के लिए फर्स्ट रिटर्न में भी डेटा देना पड़ेगा। एंड टाइमलाइन विद इन विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन 1 month। 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। 1 month फ्रॉम 29th ऑफ मई। इसका आपको नोट्स में भी आपको चार्ट बना करके टाइमलाइन बना के बताया है, और इस पे क्वेश्चंस भी किए हमने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। ओके, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे रजिस्ट्रेशन चैप्टर। नहीं, रिवाइज्ड इनवॉइस वाले में किए होंगे हमने, इनवॉइस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये मिक्स्ड है दोनों का। इनवॉइस वाले चैप्टर में ये इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने। इसका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड हो रहा है, ये सर्विस वाला था इसलिए 20 लाख। आगे का कार्यक्रम सिमिलर ही था कि वो पीरियड का रिवाइज्ड इनवॉइस विद इन 1 month। सो देखो, ऑलरेडी पास्ट के 2 एग्जाम का रेफरेंस, एंड यू विल फाइंड अ सिमिलर क्वेश्चन इन सॉल्व्ड आल्सो। ये ऐसा ही, जिसमें रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट और पीरियड फॉर विच रिवाइज्ड इनवॉइस पूछते हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस का ड्यू डेट क्या रहता है वो भी आपको पता रहना चाहिए, 1 month। इज दैट ओके? तो ये क्वेश्चन पक्का स्कोर करोगे। 7A। 7B, शॉर्ट नोट्स ऑन आ गया। शॉर्ट नोट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशंस, जो आज सबसे पहले पढ़े सुबह सुबह, क्या था उसमें कि अगर कोई कोई ओमिशन रह गया या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स है जो हमने डिस्कवर किया, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कब तक के कर सकते हैं वो पूछा है, और एक्सेप्शन क्या है वो भी अलग से ही पूछा है। तो एक्सेप्शन क्या है? हाँ, अगर वो स्क्रूटिनी या तो फिर एनफोर्समेंट एक्टिविटी में अगर पता चल रहा है, प्रोसीडिंग्स में पता चल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सच स्क्रूटिनी एटसेट्रा, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते रेक्टिफिकेशन। कब तक कर सकते हैं? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न, बस इतना ही है उसके बारे में। ठीक है, एक्सेप्शन में आप प्रॉपर अगर वर्ड्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा। इफ यू राइट द प्रॉपर वर्डिंग्स कि व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दैट। जो हम लोगों ने अभी कॉमन पॉइंट्स में पढ़ा था, ये इफ इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी, तो फिर हम लोगों को ये जो 4 टर्म्स है, तो इन सच सिनेरियो वी कैन नॉट डू द रेक्टिफिकेशन। अदरवाइज वी कैन डू द रेक्टिफिकेशन इन एनी, इन दैट रिटर्न इन द मंथ और द क्वार्टर इन विच वी डिस्कवर दोस एरर और ओमिशंस, राइट? जब हमको पता चला तब हम कर सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सो अगेन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न चैप्टर से थियरी क्वेश्चन आ गया, एंड देन और थियरी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि ये कर लिया तो ये पूरा छोड़ना है। ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ 5 मार्क मिलेगा। ये 5 की जगह पर ये 5 का ऑप्शन है, और ये बी पार्ट तो करना ही है। या तो पूरा क्वेश्चन 8 छोड़ सकते हो, क्वेश्चन 6 और 7 कर लिया तो। सो क्या लिखा है? सीबीआईसी हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, recent clarification in respect of supply of services of construction of road and maintenance thereof of national highway projects, NHAI hybrid annuity mode model। बताइए, यह है क्या अपनी किताब में? टाइम ऑफ सप्लाई। सो उसका पूरा सर्कुलर है, चैप्टर नंबर ई, पेज नंबर E.4। क्लास में आपको ये सब मार्क करवाया था मैंने,
कि उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये ए और बी, ये दो चीजें। अगर इन्वॉइसेस, टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ द इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। सर्विसेज के केस में ऐसा ही था ना, इनवॉइस अगर टाइम से इशू हो जाता है तो टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस लेट इशू होता है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कंपेयर्ड विद द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये लिखा है यहाँ पर। ओके, और फिर वैल्यू के बारे में लिखा है, इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। सो आई नो यू कैन नॉट रिमेंबर द ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द सर्क्यूलर, लेकिन जो कीवर्ड्स है वो ध्यान रहना चाहिए अपने को। So it is considered as a single contract for construction as well as operation. It's a continuous supply of service. Theory है, लेकिन theory है, it could trouble you. And then explain briefly about the exemption available under CGST Act in respect of services provided by an old age home. क्या threshold था उसका? 25,000 रुपए, 25,000 पर मंथ, ठीक है ना? हाँ, सीनियर सिटीजन की एज कितनी रहना चाहिए? 60 थी क्या? बहुत जगह अलग अलग है। 60 और अबव कि 60 नहीं, 65 तो उधर थी, एजुकेशन में थी वो। 60 एंड अबव। अच्छा, ये जो 25,000 रुपए पर मंथ है, दैट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। उससे भी ज्यादा चला जाता है तो फिर एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल। एंड सप्लायर शुड बी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA और 12AB। याद है क्या? इसको आप कर पाओगे अगर आपने उसका वो टेबल बनाया है। मैंने आपको एग्जाम्पशन चैप्टर में टेबल समझाया था, उसमें रिमार्क्स में लिखते थे, टेबल नंबर 2 में वैल्यू भी लिखा रहता था। तो मतलब थियरी पूछ लिया सीधा सीधा, वही जितना है उतना। जितनी चीजें उतना। देखो ना अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। 25,000, द वैल्यू इंक्लूड्स, द वैल्यू शुड बी इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग, मेंटेनेंस एंड लॉजिंग। देन it should be obviously for residents of senior citizens of age of 60 or above, and the supplier should be government, central, state government. It should be, the old age home should be operated and owned, operated and maintained by government or charitable trust under the income tax. Okay, section 12AA 12AB। तो वो सारी चीजें। Okay, in that case it will be exempt. If any of these conditions is not satisfied, then the whole amount would be taxable. बस उतना ही। Then rule number 138E of CGST rules prohibits certain persons to furnish information in part A of form GST EWB01 in respect of any outward movement of goods of a registered person. List the said person. कुछ कुछ लोगों को ये ब्लॉक्ड है, ईवी बिल वो लोग फिर फिल नहीं कर सकते, कुछ कुछ डिफॉल्टर्स टाइप के लोगों को। तो वो रूल नंबर 138E में दिया है। ये देखो हम लोगों को मिलेगा इन ईवे बिल वाले चैप्टर में 138E, पेज नंबर 35 है, I.35। तो ये वाले चार लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग। अ पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड GMP CMP 08 फॉर 2 consecutive quarters। ये मेमोरी वाला आइटम। पर्सन अदर देन दैट हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 2 टैक्स पीरियड्स, तो उसका ईवे बिल ब्लॉक कर देंगे। A person other than that who has not serviced, other than composition not furnished GSTR 1 for 2 months or quarters, या तो return या तो GSTR 1, or a person whose registration has been suspended under rule number 21A. So in that case such a person will not be allowed to furnish the part A of EWB, part A in EWB 01। okay, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो ऐसे थियरी क्वेश्चंस के एरियाज बनी हुई हैं। ये 138E है, ऐसे मैंने आपको बताया था रूल नंबर 86A, 86B, 88C, 88D, ये याद रख लो। उसके अलावा एक थियरी वाला बहुत पूछने के चांसेस रहते हैं, कैंसलेशन वाला, वो जो अपन ने एक्रोनिम बनाया था IRBBA फ्रॉम RBI, वो वाला, वो सरकमस्टेंसेस लिखना पड़ेगा। एंड उसके अलावा भी और पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 6-7 में से एक आएगा, लेकिन जैसे ये 138E से पूछ लिया उन्होंने। सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस। ये सारी चीजें बुक में है, ऐसा एक भी चीज है क्या जो सिलेबस के बाहर का पूछ लिया, पढ़े ही नहीं है। लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस दैट वर सबस्यूम्ड इन द GST रिजीम। फर्स्ट चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया। 6 टैक्सेस का नाम बताओ जो स्टेट वाले हैं।
एक्साइज ड्यूटी मत बोलना, कौन से बताइए। वैट, ओके। सीएसटी भी वैसे तो सेंट्रल है लेकिन स्टेट के परव्यू में आता था। और एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है, ऑक्ट्रॉय, लोकल बॉडी टैक्सेस, वो सब, और परचेज टैक्स, ओके, सेल्स टैक्स के जैसे कुछ कुछ स्टेट्स परचेज टैक्स भी लगाते थे। सो ये मतलब कि चैप्टर नंबर ए से पूछ लिया आपको कि वो टैक्सेस के नाम बताओ जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए। कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम May 2018 एग्जामिनेशन, ओके। तो एकदम उसको हल्के में नहीं ले सकते, ओके। स्टेट वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेशन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस, 6 इसमें से कोई भी लिख देने का, ठीक है ना, 3 मार्क अंदर। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली थियोरी में थोड़ा सा टेंशन रह सकता है, बट देन डू यू थिंक यू कैन स्कोर रीजनेबली इन दिस पार्ट? जीएसटी के 50 में से पढ़ के भी जाओगे ना आप? अभी तो आपने जस्ट क्लासेस किया है, आप एग्जाम तक के तो पढ़ोगे भी ना, 2-3 बार रिवाइज करोगे, तो 50 में से कितने मार्क्स ला सकते हो? 30 से 40, 30-35, 40 तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, 30-35 इसमें ला लिए और उतने ही इनकम टैक्स में ला लिए, 60 मार्क्स इज अ ग्रेट थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द जीएसटी पेपर।